नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया। बिल पर 12 बजे से शुरू हुई चर्चा फिलहाल चल ही रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने बिल पर अपना पक्ष रखा। रिजिजू ने कहा कि अगर हमने आज ये संशोधन बिल पेश नहीं किया होता तो जिस इमारत में हम बैठे हैं उस पर भी वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा सकता था। वहीं विपक्ष ने कहा कि यह बिल संविधान के मूल ढांचे पर आक्रमण है। तो वहीं संसद में टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी ने बिल पर अपना समर्थन दिया। वहीं बिल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा करते हुए साफ किया कि वक्फ में गैर इस्लामिक नहीं आएगा, ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं है। वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डराया जा रहा है। यही नहीं, शाह ने कहा कि सीए 370 ट्रिपल तलाक को लेकर भी ऐसे ही गलतफहमियां फैलाई गई थी। अगर 2 साल में एक भी मुसलमान की नागरिकता गई हो तो सदन के पटल पर रखें। वहीं दूसरी ओर इस बिल पर संसद में चर्चा के बीच कई मुस्लिम संगठनों ने इस बिल का स्वागत किया है तो कहीं पर विरोध के सुर भी देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच यूपी के 50 से ज्यादा शहरों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। बहरहाल अब इस बिल पर वोटिंग के बाद फैसला होना है। हालांकि आंकड़े सरकार के पक्ष में जरूर हैं, लेकिन इससे पहले संशोधन पर संग्राम छिड़ चुका है। बात आज इसी खास मुद्दे पर। और अपने दल और साथियों के साथ कहता हूं कि समाजवादी पार्टी जिनका विरोध करती है, क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। चलिए, इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा में शामिल हुए हैं प्रदीप चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता है कांग्रेस से। बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका। विक्रांत सिंह जी हमारे साथ है, विषय विशेषज्ञ। विक्रांत जी आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही मौजूद है मोहित खंडेलवाल, अधिवक्ता है। मोहित जी आपका भी स्वागत है। और अब्दुल लतीफ आरको जी भी हमारे साथ है, सचिव है इंडिया मिल्ली काउंसिल से। अब्दुल लतीफ जी आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास मुद्दा है और चर्चा की मैं शुरुआत करूं विक्रांत जी आपसे। विषय विशेषज्ञ आप, जिस तरह से संसद में जारी है चर्चा संशोधन को लेकर, लेकिन इस बीच संग्राम भी देखने को मिल रहा है। लगातार चर्चा का दौर जारी है, तर्क भी दिए जा रहे हैं, पक्ष में भी बात हो रही है और विपक्ष में भी बात हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि वक्फ संशोधन बिल क्या वाकई में मुस्लिमों के हित में है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये अफवाह है, ये गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं कि ये मुस्लिमों के खिलाफ है। श्वेता जी देखिए, मुझे लगता है स्वतंत्र भारत में सामाजिक न्याय के लिए जितने महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे उनमें से एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम आज ये मोदी सरकार ने उठाया है। और इस ऐतिहासिक दिन में जब ये बिल पास हो जाएगा तो जो मुस्लिम पिछड़ा समाज है उसके लिए एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर ये लेकर के आएगा। देखिए, जो पिछले 70 सालों से जिस तरह से वक्फ बोर्ड काम कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो एक माफिया की तरह काम कर रहा है, जो एक सत्ताधारी पार्टी से सांठगांठ करके काम कर रहा है। आप देखिए, 1950 में इनके पास 52,000 एकड़ जमीन थी और जो 2024 तक आते आते लगभग 9,40,000 एकड़ जमीन हो गई। 1707% की ग्रोथ। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दुनिया में केवल 31 देश ऐसे हैं जिनका कुल क्षेत्रफल वक्फ की संपत्ति से, भारत में वक्फ की संपत्ति से कम है। सेना और रेलवे के बाद तीसरा सबसे बड़ा संपत्ति धारक इस देश के अंदर कौन है? वक्फ है। उस वक्फ के ऊपर 58,000 से ज्यादा अतिक्रमण के केस चल रहे हैं और उनमें से 38,500 से ज्यादा केस मुस्लिमों ने वक्फ के ऊपर किए हैं। मतलब उस वक्फ ने उन गरीब मुस्लिमों की जमीन को भी हड़पा है। तो इससे, और इसीलिए आज हम पिक्चर्स देख रहे हैं, भोपाल के अंदर आतिशबाजियां की जा रही है, मुंबई के अंदर मिठाइयां बांटी जा रही है। जो दरगाह में जो चिश्ती हैं उन्होंने भी इसका समर्थन किया है और सब तरफ से स्वागत हो रहा है। ये विपक्ष ने और जो हमारे यहाँ तुष्टीकरण की जो राजनीति चल रही थी उसने ये एक भ्रम फैलाया था कि इससे मुस्लिम समाज नाराज हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप देखिए, लगभग दिल्ली में 156 के आसपास एएसआई की प्रॉपर्टीज पे वक्फ का दावा है। अभी अमित शाह जी, आज गृह मंत्री जी कह रहे थे, किरण रिजिजू ने कहा था, सॉरी, कि जिस पार्लियामेंट में बैठे इस पर भी वक्फ का दावा था।
कुतुब मीनार पे वक्फ का दावा है, जो कुतुब मीनार इस्लाम के आने से पहले बन गया था। आप देखिए भेंट द्वारिका के 2 आइलैंड के ऊपर भी वक्फ का दावा था। आप बताइए, जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका बनाई थी तब कौन सा वक्फ था, कौन से इस्लामिक कानून था, कौन सा शरिया था, किस आधार पर वो दावे किए गए? तमिलनाडु में हम देखा 60 गांवों के ऊपर दावे कर दिए गए। इसी को रोकने के लिए संशोधन बिल लाया गया। वक्फ संशोधन बिल की ट्रांसपेरेंसी रहे। इतना स्वागत है कि आप देखिए, अगर कैमरा जूम करके दिखाएं तो कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया है, उन्होंने आज लेटर लिख करके सारे राजनीतिक दलों से ये विनती करी है कि इस बिल का समर्थन किया जाए। और उन्होंने कहा है कि अगर इस बिल का समर्थन नहीं किया गया तो केरल के अंदर जो मुनम्बन करके गांव है, जहां पर जो क्रिश्चियंस हैं जो गांव में रहते हैं, उनकी जमीन को अनाधिकृत रूप से वक्फ ने अपने कब्जा कर लिया है, उनके साथ अन्याय होगा। तो वहां ये कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया सभी दलों से, कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों से अनुरोध कर रहा है कि इस वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन किया जाए। इससे बड़ा ये हमें बता रहा है कि कितनी गहरी समस्या थी और सामाजिक न्याय के लिए यह कदम उठाना कितना जरूरी था। ठीक है, अब्दुल लतीफ फारूकी जी हमारे साथ हैं। सर, आपसे भी जरूर समझना चाहेंगे, क्योंकि कहा जा रहा था कि सभी मुस्लिम समुदाय जो है वो इसके विरोध में है, ये उनके हक में नहीं है, इससे उनका नुकसान होना है अगर वक्फ संशोधन बिल आता है तो। लेकिन स्वागत की जो तस्वीरें भोपाल मुंबई से भी आई हैं, खुशी जो उन लोगों ने दर्ज की है, वो तो दिखा रहे कि हर कोई विरोध में नहीं है। लेकिन आपका मत क्या है इस अमेंडमेंट बिल को लेकर? हमारा मत तो विरोध में है। हाँ, क्यों? हम इसका विरोध कर रहे हैं जी, आपको क्या गलत लग रहा है इसमें? इसलिए विरोध कर रहे हैं, सबसे पहला तो हमारा विरोध ये है कि सरकार जितनी बात कह रही है इस मामले में कि इसकी ये अच्छाइयाँ गिना रही है, वो सिर्फ भ्रमित करने के लिए गिना रही है। सच्चाई तो ये है, सच्चाई ये भी है कि सरकार की नीयत अच्छी नहीं है। सरकार की बिल्कुल किसानों के साथ जो धोखा हुआ है वही धोखा ये मुसलमानों के साथ भी करने के लिए तुली हुई है। तीसरी बात यह है कि जो इसमें संशोधन लाए गए हैं उससे हमें ज़बरदस्त नुकसान होने वाला है। ये जो बिल्कुल एक आज़ाद बॉडी थी, बिल्कुल जो है संविधान के मुताबिक हमारे हक मिले हुए थे, अब ये उसको अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और इसके अंदर तमाम इख्तियारात कलेक्टर को देना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा अन्याय है और ये अन्याय हम किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी बात ये है कि उन्होंने जो हमारी दरगाहें हैं, जो हमारी मस्जिदें हैं, जो हमारे कब्रिस्तान हैं, अभी हमारे मित्र ने कहा कि इनकी इतनी आबादी, इतनी ज़मीन थी जो बढ़ के इतनी हो गई। अरे भाई, बढ़ के इतनी कैसे हो गई? इसलिए हो गई कि हम लोग दान करते हैं, आप लोग दान नहीं करते हैं, इसलिए आपकी नहीं बढ़ती है। और दान करते हैं तो मंदिरों की बढ़ती है, और मंदिरों की आप बताना नहीं चाहते जो वक्फ से भी ज़्यादा है। सिर्फ वक्फ को बदनाम करने के लिए, हमें बदनाम करने के लिए सिर्फ ये बात कही जाती है कि साहब तीसरा नंबर हिंदुस्तान में वक्फ के पास जमीन है। लेकिन चलिए, आपकी ये बात सही मान भी लेते हैं तो कई जगह मुस्लिम, केरल का भी उदाहरण इन्होंने दिया, जो ये चाहते हैं कि हाँ ये अमेंडमेंट भी लाना चाहिए क्योंकि उनकी भी जमीन है, उनके साथ भी धोखा, और खासतौर से पासमानदा मुसलमान या दूसरे अन्य जो है जो पिछड़े हैं, जिनके खिलाफ ही है ये वक्फ, वो ये कहते हैं। तो फिर ऐसे में तो अगर गलत होता तो सबको, आप लोग को एकजुट होना चाहिए, आप सबकी बातें एक होनी चाहिए। मैं इस बारे में और क्लियर कर दूं आपको जी। वक्फ के पास जितनी भी संपत्ति है वो 99% सर्वे के बाद, जांच के बाद रजिस्टर्ड हुई है। कोई अनरजिस्टर्ड संपत्ति नहीं है। अगर रजिस्टर्ड के अंदर पता लगता है कि एक्स बैठा हुआ है और गलत बैठा हुआ है तो उसको चैलेंज करना ही पड़ता है। अब वो चाहे चिल्ला है, पुकारे, कितना ही बड़ा आदमी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? जब रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड कोई वक्फ ने तो की नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सर्वे कराया करके, और उसका जा रहा है झूठ नहीं। आप अपना नंबर आए जब बोल लीजिएगा, आप बोल लेने दीजिए, आप बोल लेने दीजिए, मेरी बात देखिए, आप बोल लेने दीजिए, आपका नंबर आया जब बोल लीजिएगा। मैं आपके मामले में नहीं बोला, देख रहे हैं आपके मामले में नहीं बोला, जब आप मुझे बोलने दीजिए, अपनी बात कहने दीजिए। ऑथेंटिक बोले। अरे भाई, मैं ऑथेंटिक बोल रहा हूँ, आप मुझे बात कहने दीजिए, आई समझ में। दूसरी बात ये कहते हैं कि इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक वो बोर्ड है, लेकिन उनकी आमदनी सच्चर कमेटी के मुताबिक 1200 करोड़ है। इस मामले में मेरा ये कहना है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी सारी प्रॉपर्टियां जितनी भी हैं ज्यादातर गवर्नमेंट के पास है और गवर्नमेंट उसका किराया नहीं देती है, जिसका तकरीबन 25,000 करोड़ हमारा बकाया चल रहा है। वो देती नहीं है, 2, 4, 5 करोड़ देकर के राजी करती है कि लो साहब, आप अपना खर्चा चलाने के लिए, तनख्वाहें बांटने के लिए
ये पैसे ले लो। हम कहते हैं हमें पैसे नहीं चाहिए, आप तो हमारा किराया दे दीजिए जो इतना बनता है। तो आप हमें इस तरह से डिमोरलाइज कर रहे हैं तो साहब इतना होते हुए आपके पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। अब जहाँ तक ये बात है, हमारी दरगाहें हैं और कब्रस्तान है या मस्जिद हैं, इनमें आमदनी का कोई सोर्स है ही नहीं। सोर्स है तो एक ही है, और वो ये है कि हर जहां भी जो आमदनी है उसका 7% वक्फ बोर्ड को मिलता है। चाहे वहां लाख की आमदनी हो, कमेटियां बनी हुई है और कमेटियां उसका निज़ाम चलाती है। कमेटियां स्कॉलरशिप देती है, कमेटियां मदरसे चलाती है, कमेटियां मेडिकल की मदद देती है, कमेटियां अस्पताल चला रही हैं। तो वो भी एक वक्फ का ही तो पार्ट है। ठीक है अब्दुल लतीफ और जी। सबका ऑडिट होता है। ठीक है। आप ये कहना, ये इल्जाम लगाते हैं इनका ऑडिट नहीं है, ये झूठ है, सबका ऑडिट होता है। और क्योंकि इसका मकसद ये कहना ये कि अवैध तौर पर कब्जा किया जा रहा है और ऐसे भी ट्रांसपेरेंसी रहे, पारदर्शिता रहे, सब कुछ क्लियर रहे, कागजों में रहे, इसलिए ये जरूरत बन गई थी, ये कहा जा रहा है। आपसे मैं इसमें जवाब लूंगी। मोहित खंडेलवाल जी का रुख करते हुए अधिवक्ता है। मोहित जी, संवैधानिक तौर पर या कानूनी पहलू के तौर पर बात की जाए तो कितना क्लियर ये संशोधन बिल है, वक्फ संशोधन बिल, जो इस तरह से विरोध हो रहे हैं, वो कहां तक जायज है? जी कुछ देखिए, इसके अंदर हम इसको रिलीजियस बेस पे डिवाइड ना करें तो ये जो बिल है या जो एक्ट है वक्फ एक्ट 1995, ये एक इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करने के लिए बना हुआ एक्ट है। जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ काउंसिल है और जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है, जैसे ट्रस्ट एक्ट बना हुआ है, ट्रस्ट एक्ट ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज को रेगुलेट करता है, सोसाइटी एक्ट बना हुआ है, सोसाइटी को रेगुलेट करता है। तो रेगुलेशंस हर जगह मौजूद है, चाहे से ट्रस्ट हो वहाँ भी आपके मापदंड फिक्स है। तो ऐसे ही वक्फ की प्रॉपर्टीज के लिए रेगुलेशंस फिक्स्ड है। और जहाँ तक बिल की बात है तो मैं ऐसा नहीं मानता कि इस बिल में ऐसा कोई नियम है कि जो प्रॉपर्टी वक्फ के पास है वो आप किसी नॉन मुस्लिम को ट्रांसफर कर रहे हैं। वो प्रॉपर्टी मुस्लिम के यूसेज के लिए है, मुस्लिम कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए है। और जो भी इनकम, अगर समझ लीजिए इस एक्ट की वजह से कोई अमेंडमेंट होता है और उससे इनकम बढ़ती है, तो वो इनकम भी, उसका यूसेज भी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए आएगा। तो जो एप्रीहेंशन है कि इससे मुस्लिम कम्युनिटी को नुकसान होगा, इसका कोई ठोस आधार नहीं है। जहां तक बात है, जो मेन इसमें जो कंट्रोवर्सीज आ रही थी वो 2 पॉइंट पे आ रही थी कि जो ट्राइब्यूनल है, जो वक्फ ट्राइब्यूनल है, जो कि जुडिशियल अथॉरिटी है, जो इनके मैटर्स को डील करता है, उसमें आपने मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं रखा था। पर जितना मेरी जानकारी है कि ये इशू जीपीसी में गया था और जीपीसी ने एग्री किया है कि ये 3 मेंबर ट्राइब्यूनल होगा जिसमें एक मुस्लिम स्कॉलर भी होंगे। तो वो जो सेशन था वो मान लिया गया है। एक इशू इसमें आ रहा है कि जो नॉन मुस्लिम है वो इसके कंट्रोल में आ जाएंगे और उसको कंट्रोल करेंगे। जहां तक मुझे पता है, अमित शाह जी ने अश्योर किया है ड्यूरिंग द डिबेट ऑल्सो, जो पार्लियामेंट्री डिबेट है जो रिकॉर्ड हो रही है ऑन रिकॉर्ड, कि नॉन मुस्लिम जो है वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। हाँ। तो जहां तक मैं बिल्कुल क्लियर करता हूं कि इसमें प्रावधान है कि 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे, पर वो जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे वो एज एन एक्सपर्ट होंगे। अब उन एक्सपर्ट्स की भूमिका क्या रहेगी, उनका रोल क्या रहेगा, कितना इंटरफेरेंस रहेगा, वो एक सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिबेट है। पर मेरे हिसाब से फिर भी जो मेजॉरिटी कंट्रोल है वो मुस्लिम कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके पास ही रहेगा। तो ये एप्रीहेंशन कितना आगे बढ़ के सही साबित होता है, ये देखने वाली बात है। और अगर ऐसा होता भी है तो उस सूरत में ऐसे प्रोविजन को आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर जो इंस्टीट्यूशन है उसके रेगुलेशंस में इंटरफेरेंस होता है और जो ऑटोनॉमी दे रखी है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को वो खत्म होती है, तो उस ऑटोनॉमी को खत्म करने का अधिकार सरकार के पास भी नहीं है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड है। कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो है वो अपने इंस्टीट्यूशंस को भली बात चला सकते हैं और उसमें इंटरफेरेंस ना तो गवर्नमेंट का होगा और ना ही मेजॉरिटी का होगा। बिल्कुल। हमारे साथ प्रदीप जी भी हैं। प्रदीप जी, क्योंकि आज जब चर्चा लगातार जारी है, अभी भी हो रही है और इसमें विपक्ष विरोध कर रहा है, कांग्रेस का भी विरोध है, सबसे बड़ा आधार क्या है? क्योंकि आज अमित शाह ने भी क्लियर किया, दूसरे अन्य वक्ताओं ने भी क्लियर किया कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है, दूसरी एक अहम आरोप ये लग रहा है कि जो विपक्ष है वो सिर्फ वोट बैंक के लिए ये सब कुछ कर रहा है। श्वेता, पिछले करीब 7 दिन से बहस चल रही है और आज संसद में इस पर बहुत बहस हुई है। जहां तक मुद्दों की बात है, एक नया मुद्दा उभर कर सामने आया जो भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से कह रही है कि वक्फ की संपत्तियां देश में 3 नंबर पर हैं। पहले नंबर पर रक्षा विभाग का है, उसके पास संपत्ति है, दूसरा रेलवे के पास है, तीसरा इनके पास है। क्या मुख्य मुद्दा यही है कि संपत्ति ज्यादा है इसलिए इस पर कब्जा किया जाना चाहिए? क्योंकि यह मुद्दा कभी इससे पहले ना तो भाजपा ने कभी किया और न कभी इसका प्रचार किया। लेकिन यह मुख्य मुद्दा कि वक्फ की संपत्ति 9.5 लाख करोड़ हेक्टेयर तक फैली हुई है और इनकी संपत्ति हो गई है, तो सवाल ये वक्फ है क्या? वक्फ में
हर मुसलमान अपने अल्लाह को जो दान देता है, जमीन दान देता है, वो वक्फ में जाती है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, इसमें राष्ट्र का और सरकार कोई लेन देन नहीं है। और अगर वो अल्लाह के नाम पर देते हैं तो अल्लाह को दी हुई जमीन को वापस लेने का अधिकार भी उनको नहीं मिलता है। तो सवाल यह है कि क्या सिर्फ प्रॉपर्टी है इसलिए इस पर बात की जा रही है, या इस प्रॉपर्टी से कंसर्न जो लोग हैं उनके वेलफेयर की बात की जा रही है? उसकी बात नहीं हो रही है। संविधान में जो प्रावधान किए गए उनका भी उल्लंघन हो रहा है। सुनिए, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आपके बोलने का अधिकार, इन सब पर आप जिस तरह बात कर रहे हैं इस सबका उल्लंघन हो रहा है। संविधान में देश में रहने वाले हर मजहब के आदमी को यह स्वतंत्रता है कि वो अपने मजहब की बात करे, अपने धर्म को माने, अपने धर्म का प्रचार तो यहाँ भी तो है, आजादी है। पर सवाल ये है, मुझे बताइए, अगर यही बात नहीं है तो अमित शाह का बेटा जय शाह, बीसीसीआई एक ऐसी संस्था है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है, तो उसका वो अध्यक्ष कैसे बना हुआ है? उसने कब्जा क्यों कर लिया है? तो सवाल यह कि दृष्टिकोण देखिए कि बीसीसीआई में जय शाह, अमित शाह का बेटा, चूंकि सबसे बड़ी धन संपत्ति का वो एक बोर्ड है, उस पर कब्जा किए बेटा। प्रदीप जी, ये आप अलग एंगल पे जा रहे हैं। सुनिए सुनिए, बॉल नहीं खेली, ठीक है, एक क्रिकेट में बल्ला नहीं खाया। सुनिए, मैं बात कर रहा हूं दृष्टिकोण की। संविधान में जो प्रावधान दिया है उस संविधान में मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को उनके कल्याणकारी योजनाओं का भी हक है, उनको संविधान ने सब प्रदत्त किया हुआ है। जो देश के एक आम आदमी को सुविधाएं वो इनको देनी चाहिए, उसकी बात नहीं करके अब आपने कहा कि साहब इसको कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो मुझे बताइए, देश में 5 करोड़ मामले लंबित हैं और आज देश के सभी समाजों को 5-5 साल, 10-10 साल, 15 साल तक वेट करना पड़ रहा है। आप उसी रेलगाड़ी में इनको बिठाना चाहते हैं। अगर ट्रिब्यूनल है और इनका समाज और इनका ट्रिब्यूनल का फैसला करता है तो इनके छोटे स्तर पर ही फैसला होता है। इस देश में 5 करोड़ मुकदमों के बाद सरकार कलेक्टर के माध्यम से, लोकल अथॉरिटी के माध्यम से इन पर कब्जा करने की बात कर रही है। ठीक है प्रदीप जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। एक सवाल, ठीक है प्रदीप जी, सवाल ये है ठीक है कि अगर ये न्याय नहीं दे सकते, जवाब भी दे दीजिए। आप सवाल कर रहे हैं, ठीक है, उससे पहले प्रावधान करें कि मुस्लिमों को अगर आप कोर्ट में जाने की बात करते हैं तो उसका विशेष प्रावधान करें। 5 करोड़ लंबित मुकदमों के बाद अगर ये आज कोर्ट में जाएंगे तो इन्हें कितने सालों में न्याय मिलेगा? इसकी व्यवस्था कौन करेगा? जब आपका खुद का सिस्टम ठीक नहीं है और आप इनको उसी रेल में बिठाना चाहते हैं, पिछले डिब्बे में, ताकि इनको न्याय 25-30-50 साल में मिले। संशोधन की जरूरत ही नहीं है। संशोधन करने से पहले आपने इनको विश्वास ही क्यों नहीं दिया? आपको नहीं लग रहा जरूरत ही नहीं है? नहीं, सवाल उसका नहीं है। विकास होना चाहिए, संशोधन होने चाहिए, लेकिन संशोधन के लिए आप इनको पार्टी तो बनाइए, इनके साथ बैठिए, चर्चा कीजिए। चर्चा नहीं करके आप अपनी राजनीति में, चूंकि ये आपके राजनीति के माफिक नहीं है, आप इसलिए बदले की बात कर रहे हैं, आप इनको नुकसान करने की बात कर रहे हैं, संवैधानिक हकों से परे कर रहे हैं। बात तो यह है। ठीक है, आपने बहुत सारे आरोप लगाए कि यहाँ पर बातचीत नहीं की गई और अपने मन से ही खुद केंद्र में, क्योंकि पावर में, इसलिए ये संशोधन किया जा रहा है और विपक्ष के तौर पर कांग्रेस भी इसलिए विरोध कर रही है। विक्रांत जी, कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे मित्र ने बड़े अच्छे से कांग्रेस का स्टैंड रखा है। मैं इनसे एक चीज पूछना चाहूंगा, जो कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया इस अमेंडमेंट का समर्थन कर रही है और कांग्रेस से अपील भी कर रही है कि समर्थन करें, वो इसके समर्थन में है या विरोध में है? दूसरी चीज, 57 देशों के अंदर जिस तरह का वक्फ बोर्ड यहां बना हुआ है, ऐसा किसी भी और देश में नहीं है। पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड के पास जितनी संपत्ति है उससे ज्यादा संपत्ति यहाँ है। और रही बात जहां संपत्ति का सदुपयोग की है, आज ही उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष है शादाब शम्स, उन्होंने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के में हैदराबाद में एक मस्जिद की जमीन पर होटल मेरियट बना दिया गया ओवैसी के किसी करीबी नेताओं ने। ये लूट खसोट वक्फ प्रॉपर्टी की पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। गरीब मुसलमान के लिए वो संपत्ति काम नहीं आ रही है, उस पर अतिक्रमण करके ये जो अशराफ मुस्लिम्स हैं ये बैठे हुए और पसमानदा समाज को आज भी विक्रांत जी, तो इस तरह के मामले क्या विपक्ष या फिर मुस्लिम समुदाय जो विरोध कर रहा है उनको नहीं नजर आ रहा है कि अवैध रूप से कब्जे को लेकर जो बात कही जा रही है वो यही एग्जांपल्स है, ये वही उदाहरण है पॉलिटिकल ब्लंडर्स करने की। एक्चुअली कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम क्या है, अभी भी वो जो करंट है उसको समझ नहीं पा रही कि जनता क्या सोचती है। आज भी देखिए जो संसद में जो चर्चा चल रही है, जो चर्चा का मंच है, जहां अभी प्रदीप जी कह रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए, चर्चा ही तो हो रही है। चर्चा का मंच लोकतंत्र में संसद ही होता है और वहां पर जो नेहरू राज परिवार है उसके प्रतिनिधि कितने उपलब्ध थे, आज पूरा देश देख रहा है। वो कितने सीरियस है इन डिस्कशंस को लेकर के, आज पूरा देश देख रहा है, राइट। और ये मुस्लिम समाज को भी समझना चाहिए कि उनका केवल भावनात्मक दोहन किया जा रहा है या सच में ये विपक्षी पार्टियां उनके भले के लिए भी कुछ सोचना चाहती है। अब्दुल लतीफ फारूकी जी, एक बात और जो चर्चा के दौरान ये कही जा रही थी, क्या मिसयूज किया जा रहा है, मुस्लिमों को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, क्या वाकई में ऐसा है?
और ये जो जिस तरह से अवैध कब्जे को लेकर उदाहरण आते हैं या बातचीत आ रही है या जो चीजें कही जा रही है, कहीं तो हुआ होगा, कुछ तो सच्चाई होगी, ऐसे हवाई बातें तो ये नहीं हो रही होंगी। देखिए, ये जितनी भी बातें हैं, इससे पहले पब्लिक भी जानती है इस बात को कि मीडिया द्वारा पहले ये जमीन बनाई जाती है, फर्जी बातें झूठ फैलाई जाती है, और उसके बाद माहौल डेवलप होने के बाद फिर ये अपने शिकंजा कसते हैं। तो इन्होंने पहले हमारे बिना आधार के मीडिया क्यों ऐसे माहौल बनाएगा? बिना आधार आप तो मीडिया पर ही सवाल उठाने देखिए, बात मुझे पूरी करने दीजिए। बीच में मैं नहीं बोला तो आप भी नहीं बोलिए। एक उदाहरण दे, तो पहले आप दे लीजिए। ठीक है, आप बोलिए। ठीक है अब्दुल जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, एक रिएक्शन मुझे चाहिए। मेरा कहना ये है कि ये जो भी कुछ होता है ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है, और ये बिल्कुल भी इसमें सच्चाई नहीं है कि ये हमारे भले के लिए हो रहा है, ये हमें बर्बाद करने के लिए हो रहा है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ये कितना भी कह दें कि नहीं इस मुसलमानों के भले के लिए हो रहा है, आप मुझे बताइए, जब हिंदू इसके अंदर मेंबर बना दिए जाएंगे तो फिर ये कहना कि साहब उनका इंटरफेयर नहीं होगा, फिर बना क्यों रहे भाई? जब इसमें बोहरा, आगा खानी और मुस्लिम महिलाएं होंगी तो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। अरे वो मौजूद हैं, झूठ बोल रहे हैं आप, ये झूठ बोल रहे हैं, मौजूद हैं, 2 महिलाएं मौजूद हैं। आई समझ में झूठ बोल रहे हैं, या तो आप बोल लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। मेरी आदत में नहीं है मैं किसी की बैकवर्ड क्लास मुस्लिम में रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, जो मेरी बात मुझे कहना है, आपको कहना है। मैं मेरी बात कह रहा हूँ, मुझे मेरी बात कहने दीजिए। पहले रिप्रेजेंटेशन नहीं था, ठीक है, एक सेकंड। हाँ, समझे नहीं, ये कौन सा तरीका आपका? बोल रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि इनका ये कहना है कि साहब हमने 2 औरतों को इसमें शामिल कर दिया। अरे भाई, पहले से मौजूद है, कैसे कह रहे हैं आप कि आपने 2 औरतों को शामिल कर दिया? तो ये झूठ नहीं है तो क्या है? बोहरा और आगा। अरे भाई, मौजूद है। अगर आप ये बोले ये सब झूठ बोल रहे हैं, तो वो मुसलमान भोपाल के जो जश्न मना रहे हैं, जो इसका स्वागत कर रहे हैं, वो क्या गलत है? वो क्यों साथ में आ रहे हैं? अब मैं बता दूं आपको, हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट है। ठीक है। और उस इंटरेस्ट के लिए लोग अपने इंटरेस्ट का फायदा उठाने के लिए करते हैं। जहां तक दरगाह की बात है कि दरगाह दीवान ने जो बात कही गई है, दरगाह दीवान के अपने इंटरेस्ट है। दरगाह बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है उसका, वो एक सेपरेट बॉडी है, और उस सेपरेट बॉडी के नाते वहां उनके कई मामला गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए होते हैं, इसलिए वो तो हर हालत में गवर्नमेंट का साथ देंगे। देखिए, मैं सबसे बड़ा मुद्दा ही उठाना चाहता हूं। मेरा कहने का तात्पर्य एक ही बात का है कि क्या मुस्लिम संगठनों में से किसी ने सरकार से कहा कि हमें संशोधन की आवश्यकता है? किसी संगठन ने यह मांग नहीं की है कि संशोधन किया जाए। सरकार अपनी तरफ से पहल करती है। सबसे बड़ी समस्या यही है, किसानों के मसले में भी किसानों से बात नहीं की गई। किसानों के मुद्दे सरकार ने तय करके 3 बिल थोप दिए और अब फिर थूक के चाटना पड़ा, और वही काम इस काम में हो रहा है। किसी मुस्लिम संगठन ने डिमांड नहीं की है कि वक्त में संशोधन विधेयक ला करके इसको बदला जाए, लेकिन सरकार ने अपनी पहल पर, अपनी राजनीतिक प्रायोरिटी पर इसे काम करने की कोशिश की, जबकि देश के किसी मुस्लिम संगठन ने इसकी डिमांड नहीं की। तो आखिर इसकी डिसीजन क्या हुई? जी, वक्त खत्म हो रहा है। देखिए, कोई भी लॉ जो बनता है वो किसी व्यक्ति विशेष के या कुछ व्यक्तियों के लिए नहीं बनता, वो एक पूरी समाज के लिए और कम्युनिटी के लिए बनता है। तो अगर कोई अमेंडमेंट किया जाता है तो वो पूरे मुस्लिम समाज के हित में होना चाहिए, ना कि कुछ व्यक्तियों के। अगर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को जो लोअर स्टेटा है, जो कि रिप्रेजेंट नहीं होती है या अपनी बात नहीं बता पाती है, उनको फायदा होता है, तो ऐसे अमेंडमेंट का स्वागत होना चाहिए। जहां तक बात है पार्लियामेंट की, तो कांग्रेस हमेशा कहती है कि रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया, सुना नहीं गया। तो आप खुद रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप खुद अगर कहते हैं कि हम पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप पार्लियामेंट में बहस कीजिए, आप सजेशन दीजिए, आप उस कम्युनिटी की तरफ से जो भी आपको लगता है कि बेटरमेंट के लिए हो सकता है, आप बताइए वहां पे। और पार्लियामेंट से अच्छा प्लेटफॉर्म डिबेट के लिए हुआ क्या? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इसलिए ये चर्चा इस पर जारी भी, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, संसद में संशोधन बिल को लेकर संग्राम जारी है, चर्चा हो रही है, लेकिन साथ ही साथ विरोध भी यहाँ पर किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है, सीधे तौर पर स्पष्ट किया है यहाँ पर सरकार की तरफ से कि इसमें कहीं किसी का नुकसान नहीं है, ये मुस्लिमों के हित के लिए है। और अगर ये कहा जा रहा है तो ये सिर्फ अफवाह है कि आपका नुकसान होगा। दूसरी बात है कि अगर वक्फ बोर्ड सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ कागजों में है, कहीं कुछ भ्रष्टाचार नहीं जो कहा जा रहा है, तो फिर आप कुछ भी अमेंडमेंट कीजिए, क्या फर्क पड़ता है? दिक्कत वहां होती है जहां कुछ वाकई में घालमेल हो और किसी को मुश्किल खड़ी हो जाए, और इसलिए आप विरोध भी करते। दूसरी तरफ पॉलिटिकली बात की जा रही है और इसलिए कहा जा रहा है कि हर किसी का अपना अपना स्टैंड है, अपना अपना फायदा, और उस हिसाब से बयान आ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में कोई मुस्लिमों के हित में बात कर रहा है? क्या मुस्लिमों के हित के लिहाज से ये अमेंडमेंट बिल है? चर्चा लगातार जारी है, लोकसभा में भी, कल राज्यसभा में भी चर्चा होगी और इस अमेंडमेंट बिल को पास किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि जो नंबर गेम के हिसाब से बात की जाए वो सरकार के पक्ष में है, लेकिन मुस्लिम समाज कितना इसमें सहयोग करेगा, कितना इसका स्वागत करेगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।